हाँ बच्चों, कौन सा पार्ट करना था हमें इसमें से? एक्सरसाइज हाँ जी। इसमें बच्चों कोई डाउट? डन। हाँ एच पार्ट इज डन। आई पार्ट तो रिएक्शन लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन, तो आप क्या लिखोगे? ये जो नियॉन दिया हुआ है, नियॉन 20 फॉर्म्स C12 प्लस 2 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना? तो अब आपको क्या करना है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, वो कैसे निकलेगी? पर न्यूक्लियन दी हुई है। आ रहा आगे यही थे, अच्छा ही थे। आपने एक्सरसाइज 1 का देखा था कि वो बहुत बड़ा धोखा हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या करना है डिस्कशन? हाँ जी, इसमें कोई डाउट बचा? इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर एट राइट एंगल्स दिए हुए, तो उससे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 हो गया। ठीक है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आर राइट एंगल्स टू ईच अदर, इससे तो इंसिडेंस एंगल 45 हो गया, तो उसके हिसाब से आ रहा है आंसर। देखो उसके हिसाब से ही होगा आंसर, है ना? आगे 20th 20 when two thin lenses are put in contact, the focal length of combination नेगेटिव। सोचो, देखो एकदम आप सोचो कि यू आर टॉकिंग अबाउट F1 F2 ओवर F1 प्लस F2, है ना? आपको कंपेयर करना है कि
कि वो बड़ी होगी, छोटी होगी या सेम होएगी? ऑब्वियसली आंसर मतलब CD में से ही होना चाहिए, है ना? क्या बनेगा? दोनों पॉसिबल है। अगर आप दोनों पॉजिटिव लोगे तो एक केस बनता है, और अगर आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लोगे तो फिर दूसरा केस भी बन जाता है। ठीक है, तो पीछे आंसर दोनों दिए हुए हैं ना, CD? आगे। $37. Convex lens, concave lens, same axis, distance D. Parallel beam of light falling on A leaves B as parallel beam. Then the distance D in centimeter will be. तो बताओ, देखो पैरेलल बीम है, कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से 20 पे कन्वर्ट कर रही होगी, इसमें वही ध्यान रखना है, मैंने जो बताया था कौन सा फोकस, मतलब वो रेज दूसरे लेंस के किस फोकस पे कन्वर्ट करनी चाहिए। मतलब ये एक कॉन्वेक्स बन गया, जो रे यहां से आई वो कैसे कन्वर्ट करनी चाहिए बच्चों? लेफ्ट साइड वाले फोकस पे या राइट साइड वाले फोकस पे? राइट साइड वाले फोकस, ठीक है ना, तब वो पैरेलल होती है। तो इसलिए जो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 15 होना चाहिए। कंफ्यूजन 15 और 25 की होगी आपको। अंडरस्टूड? आगे। Lens is cut into two pieces perpendicular to the principal axis and only one part is used. The intensity of image. प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया, तो वो तो एरिया तो सेम ही रहा ना। आगे। 40th। टू कॉन्वेक्स लेंसेज, इसमें भी यही दिखाया कि पैरेलल बीम पैरेलल हो गई, तो फिर F1 + F2 हो जाएगा सीधा ही। इसमें लेफ्ट वाला ही फोकस आएगा। 39th का आंसर बच्चों सही है। इसका ये जो लिखा है साइज ऑफ इमेज इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब 1/4 मैग्निफिक। आगे। वैसे जो FR है, अब ये थोड़ा एम्बिगुअस है पार्ट, जैसे जो 41st क्वेश्चन है ना बच्चों, कि आप कैसे कंपेयर करोगे, साइन के साथ करोगे या उसके बिना करोगे। ठीक है, मतलब ये क्लैरिटी नहीं है इस चीज को लेकर। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह, मतलब कई बार ऐसे भी आप देखोगे ना, क्वेश्चंस में ऐसे दिया होता है कि लेंस ऑफ फोकल लेंथ माइनस, अगर हम ये कहें कि सिर्फ इक्वेशन में, तो ऐसा भी नहीं है, हम लिख भी देते हैं कई बार सीधा। नो डाउट वो है तो साइन कन्वेंशन के कारण ही, बट पॉइंट इज कि आप उसके साथ कंसिडर करोगे कि नहीं, ये थोड़ी एम्बिग्विटी है। तो जनरली फोकल लेंथ के कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। हाँ, आगे। Air bubble in sphere having 4 cm diameter appears 1 cm from surface nearest to eye when looked a long diameter. तो मतलब जो एयर बबल है वो स्फीयर के अंदर है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हो गया आपका जो स्फीयर के अंदर है। स्फीयर का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो अपीयर्स 1 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस नियरेस्ट टू आई, तो मतलब वी क्या बन गया? V+1 बन गया ना, V+1 बन गया, ऐसे हो गया ना ये सिचुएशन। आप ऐसे देख रहे हो, तो जो आपको दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है। ऑल्दो
ये भी कह सकते थे कि सर क्या पता इधर दिख रहा हो, तो आपको दोनों केस लेने पड़ेंगे। मतलब आप v को +-1 दोनों लेके सॉल्व करो, और रेज मतलब कैसे आ रही होंगी, लाइक दिस। तो n1 1 हो गया, n2 सॉरी n1 1.5 हो गया, n2 1 हो गया। v को +-1 लेके u निकाल दो। ठीक है जी, आगे। हम्म 67 में कौन टर्म नहीं आ जाएगा सीधा। अच्छा, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 68, ये कैसे किया? पूछा था एक बार हमने कहा था कि वाटर की भी इमेज ले लेते हैं। लेंथ ऑफ इमेज ऑफ रॉड इन मिरर अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर इन एयर। कर दो और दूसरे को लेंथ ऑफ इमेज ऑफ रॉड इन मिरर अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर इन एयर। क्या करोगे आप? दो फिनोमेना इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आप एक तरह से ये मान लो कि मिरर को क्या नजर आ रहा है, जो मिरर को नजर आएगा मिरर उसकी इमेज बनाएगा, है ना। अगर हम सोचें मिरर को दो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, है ना, एक रॉड लेंथ एल की जो पानी के अंदर है, और एक रॉड लेंथ एल की जो पानी के ऊपर है। जो पानी के अंदर है वो उसकी इमेज कैसी बनाएगा? वो तो एज इट इज ही बना देगा, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जो पानी के बाहर है उसकी इमेज कैसी बनाएगा वो? अब वो कैसी सिचुएशन है? अब ये कुछ ऐसा हो गया कि फिश बर्ड को देख रही है, मानते हैं? तो क्या बन जाएगा? एनएल बन जाएगी। तो मिरर को जो बाहर वाली रॉड है उसकी लेंथ एनएल दिख रही है, तो वो उसकी इमेज कैसे बनाएगा? नीचे एनएल साइज की बना देगा। तो जो मिरर ने इमेज बनाई है, लेट्स कीप इन माइंड, पानी के अंदर वाले की एल दिखाई है, और जो पानी के बाहर वाला पार्ट था उसकी एनएल बनाई है। ठीक है, अब मिरर से रेस बाहर आ रही हैं। अब क्या सिचुएशन हो गई वो? अब प्रैक्टिकली हम बाहर से देख रहे हैं, तो अब वो क्या केस है कि मतलब बर्ड फिश को देख रही है। तो अब क्या कंसेप्ट लगेगा? 1/n वाला कंसेप्ट लग जाएगा। तो अब वो क्या बन गया? जो NL + L था उसका 1/n हो गया, तो वो क्या बन गया? L + L/n बन गया। क्या क्लियर ऑल? से 52 ये कैसे होगा? देखो, हम कह रहे हैं अपीयर्स हाफ फिल्ड। तो मान लो ऐसे है, कंटेनर ऑफ 21 सेंटीमीटर हाइट, तो ये x हो गया, ये 21 - x हो गया। ठीक है, अब हम क्या कंडीशन लगाएंगे? बेसिकली अगर कोई ऊपर से देख रहा है, ठीक है, उसको ऐसा दिखना चाहिए कि जो 21 - x है वो पूरे कंटेनर का आधा है। उसको पूरे कंटेनर की हाइट कितनी दिख रही है? 21 - x तो दिख ही रही है, और नीचे वाली पार्ट उसको कितना दिखेगा? x/μ दिख रहा होगा, इस पूरे का हाफ। करेक्ट, इससे आंसर निकला। आगे डन।
तो बच्चों हम यहाँ पे थे लास्ट टाइम ना। ये हमने लिख लिया था बच्चों बात कि टोटल एनर्जी फिशन में ज्यादा होती है, एनर्जी पर मास फ्यूजन में ज्यादा होती है। डिड वी नोट दिस डाउन? फ्यूजन की वैल्यू 20 के आसपास होती है बच्चों। जो वो हमने रिएक्शन लिखा था उसमें 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा हूँ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ठीक है जी, सबको फिशन फ्यूजन क्लियर है? सबको ये एडवांटेजेस ऑफ फ्यूजन क्लियर है बच्चों? ये लिखना चाहो लिख लो, हमने ओरली बात की थी मेरे ख्याल, लिख लिए थे तो वेल एंड गुड। तो बच्चों ये हमने समझ लिए अब जो हमारे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस थे। ठीक है, तो देखो जो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उन पे बेस्ड, वो उसी पे ही आना है बेस्ड, मास इफेक्ट और ये सब पे। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी सी हमें थ्योरी पता होनी चाहिए थी रिलेटेड टू फिशन एंड फ्यूजन, जो हम बात कर चुके हैं। इसमें कोई डाउट? फिशन फ्यूजन ओके। ओके, नेक्स्ट बच्चों अब हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शंस की। ठीक है, स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हो रहा होगा? कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस चेंज हो रहा है, लेकिन अब वो अपने आप से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप से हो रहा है। ठीक है, तो ब्रादर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जहां पे स्पॉन्टेनियस है वो फिर स्पॉन्टेनियसली ही होता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमारी अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं कि भाई स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शंस किस किस तरीके के देखे गए, पाए गए। ठीक है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। These are not the only spontaneous reactions we are talking about, जो हमने पढ़ने हैं, जो जनरली देखे जाते हैं। तो इसमें बच्चों जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस, दैट इज नोन एज अल्फा डिके। अल्फा डिके का क्या मतलब हुआ? एज द नेम सजेस्ट कि एक पेरेंट न्यूक्लियस के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का रिएक्शन बन जाएगा। अब देखो कि X से Y निकला और अल्फा पार्टिकल बन गया। तो इस रिएक्शन में बच्चों इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, आप अगर निकालोगे तो वही मास इफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी एक्सेट्रा से आप निकाल सकते हो एनर्जी रिलीज। ठीक है, हमने ये भी बात की थी कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में जाएगी? मतलब जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में जाती है? काइनेटिक एनर्जी में जाती है। तो बच्चों आप एक काम करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन ये है, ये एक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, आप ये मान लो कि आपको रिएक्शन की क्यू वैल्यू गिवन है। क्यू मतलब क्या गिवन है आपको? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ वाई एंड अल्फा पार्टिकल एक तरह से गिवन हो गया। क्यू गिवन है। ठीक है, क्यू क्या हुआ? सम ऑफ काइनेटिक, हम ये मानते हैं कि मेजरली एनर्जी जो है वो काइनेटिक में ही गई। तो आपको पता चल गया कि जो क्यू है, लेट्स से दैट इज गिवन, वो कैसे निकला होगा? मास इफेक्ट से, है ना? तो अब आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाकर मुझे ये बताओ कि क्यू की टर्म्स में कितनी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की होगी और कितनी काइनेटिक एनर्जी वाई की होगी, पेरेंट न्यूक्लियस की, पेरेंट नहीं डॉटर न्यूक्लियस।
इनिशियली मानो x जो है वो रेस्ट पे, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी की वैल्यू आपको दे दी गई है, तो फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ y एंड अल्फा पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ q। गलत तुम्हारा सर। गलत। ठीक। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, ऐसा तो कुछ खास नहीं है इसमें।
हाँ मितोज ठीक है। ठीक है भाई, मास्टर्स क्या हो गए? जो पेरेंट है उसका ए हो गया एक तरह से, और जो दो डॉटर है उनका क्या हो गया? मतलब जो दो प्रोडक्ट्स बने, एक का 4 हो गया, एक का A-4 हो गया। तो क्या सिंपल मोमेंटम से क्या बनेगा? M1v1 = M2v2, करेक्ट। और दूसरा क्या कंडीशन लगानी है? कि दोनों की काइनेटिक एनर्जीज का जो सम है वो Q है। तो जब आप ये दो कंडीशंस लगाओगे, देखो क्या बनता है फटाफट। You should be able to get this. आ गया बच्चों ऑनलाइन? हाँ मुश्किल है क्या ये कुछ? आ गया? आशीष हो गया? चलो अंडरस्टूड, ठीक है। क्यों? हाँ बट मैंने ये भी कहा था हम कहीं यूज नहीं करते हैं। दैट इज एट वेरी हाई वेलोसिटीज, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट? चलो नेक्स्ट होता है बच्चों गामा डिके। ठीक है। आ, आप मुझे बच्चों बताओ, गामा वर्ड पहले कहाँ आया था? गामा रेज, ठीक है। तो गामा रेज की हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और जो मतलब बेसिकली आपको याद होगा वो सबसे एक्सट्रीम वाली रेस थी, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाली ना, मोस्ट एनर्जेटिक। तो यहाँ पे हमें ये भी समझ आ जाएगा कि ये प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है। जो क्या होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा, यहाँ पे हमने क्या अजम्पशन ली है कि एक्स जो है वो वाई और अल्फा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई थी इसमें पूरे फिनोमेना में, वो एनर्जी किस में गई? काइनेटिक एनर्जी में चली गई। ठीक है, हम ये अजम्पशन पे थे। अब कई बार ऐसा भी होता है, इट्स सो टर्न्स आउट, कि जब ये रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, तो जो वाई फॉर्म होता है, ठीक है, वो वाई एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म होता है। ठीक है। तो क्या एक्साइटेड स्टेट, किसकी एक्साइटेड स्टेट? यही गलती हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो व्हाट हैपेंस इज कि जैसे हम एटम में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट्स की बात करते हैं ना, असली में
न्यूक्लियस की भी एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं, जो कि हम नहीं पढ़ते, हमारे लेवल के बियॉन्ड है। रियलिटी में न्यूक्लियस की भी स्टेट्स होती हैं, ठीक है, कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो बट वी जस्ट नीड टू नो दिस मच कि कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस में ऐसा होता है कि न्यूक्लियस एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है, और फिर न्यूक्लियस भी डी एक्साइट होता है। और न्यूक्लियस डी एक्साइट होने पर क्या करता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह, जैसे वहां पे हम कहते थे कि फोटोन एमिट करता है, ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि वो गामा पार्टिकल एमिट करता है या गामा रे एमिट करता है। प्रॉपर्टी सारी फोटोन वाली है, ठीक है। गामा डिके में जो गामा पार्टिकल है उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो फोटोन वाली हैं। फर्क क्या है बच्चों फंडामेंटली? फोटोन कहाँ से आ रहा था? इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन से। गामा कहाँ से आ रहा है? गामा पार्टिकल न्यूक्लियस की डी एक्साइटेशन। समझ आ रहा है? हमें नहीं पता क्या होता है फिनोमेना, बट वी नीड टू नो दिस मच कि न्यूक्लियस के भी एक्साइटेड स्टेट्स होते हैं। बात समझ आ रही है? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। हम इसको सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। बच्चों ये चीज भी अनएक्सप्लोर्ड है, ये वाली बात। इस पे बेस्ट आज तक बस यही मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था और कहीं नहीं आया। ठीक है जी, उसका फर्दर वी आर नॉट सपोज्ड टू नो एनीथिंग, क्या होता है कैसे होता है। तो क्या होता है बच्चों कि जब रिएक्शन होता है हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जब अल्फा पार्टिकल डिके हुआ, ठीक है, तो जो वाई फॉर्म हुआ, इसको मैंने वाई स्टार लिख दिया कि वो एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म हुआ, ठीक है। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे सोचेंगे? अब क्या हुआ कि जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो एनर्जी ने अब अल्फा पार्टिकल को भी काइनेटिक एनर्जी दी, वाई को भी काइनेटिक एनर्जी दी, लेकिन एक और काम भी किया, इसको एक्साइट भी किया। हम ऐसे बोलते हैं इसको कि इस पर्टिकुलर केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है कंपेयर टू जो ऊपर वाला केस है ना। और बट ये ऐसे स्टेबल नहीं है, ये क्या करेगा, ये डी एक्साइट हो जाएगा। तो ये डी एक्साइटेशन में एक गामा पार्टिकल एमिट कर देता है। बात समझ आ रही है बच्चों? तो गामा को हम ऐसे ही शो करते हैं बच्चों, गामा लगा के 0 0 लिख देते हैं हम, क्योंकि वो बैलेंसिंग में हमारे को हेल्प करता है। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों सबको? तो ये एक बात समझनी है कि गामा रे क्या है, इट इज अ फोटोन एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। तो बच्चों फोटोन का मोमेंटम होता है, राइट। तो इस केस में कैसी कंडीशंस बनेंगी कि जो इनिशियली 0 है मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू, अब इन तीन क्वांटिटीज के मोमेंटम के इक्वल हो, है ना। और एनर्जी वाइज अब जो क्यू वैल्यू है वो कहाँ कहाँ गई है, क्यू विल बी इक्वल टू के ई ऑफ वाई प्लस के ई ऑफ अल्फा प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन। ये बात समझ आती है? अगर बच्चों हम एक मिनट के लिए ये मान लें कि जो फोटोन का मोमेंटम है वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू ये जो बाकी पार्टिकल्स हैं, तो
क्या इस केस में हम अप्रोक्सीमेटली ऐसा कह सकते हैं कि अब जो एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल की वो a माइनस 4/a इंटू क्यू माइनस ई गामा होगी। मतलब इफेक्टिवली इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जो ऊपर वाले केस में क्यू थी, इस केस में क्या है, क्यू माइनस फोटोन की एनर्जी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बच्चों, हम इस बारे में कमेंट नहीं कर सकते कि कहाँ पे ये गामा पार्टिकल आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज बियॉन्ड एनी रिसर्च। मतलब ये क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही है, तो कई रिएक्शंस में हम देखते हैं कि सिर्फ अल्फा एमिट होता है, कई रिएक्शंस में हम देखते हैं कि अल्फा के साथ साथ गामा पार्टिकल भी आते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अभी ना एक बार हम सारे पार्टिकल्स कर लें, फिर मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि ये कैसे, मतलब ये डिस्कवर कैसे हुआ कि भाई हाँ जी कि गामा भी होता है, ये कौन सा कुछ दिख रहा है ना। तो हाउ डिड वी एक्चुअली डिस्कवर कि ऐसा कुछ, हम बात करेंगे उसके बाद। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? नेक्स्ट आता है बच्चों बीटा डिके। अब बच्चों आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर दो रिएक्शंस होते हैं जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कन्वर्ट करते रहते हैं। ठीक है, वही ओरिजिन है बीटा डिके। ठीक है, अगर हम पहला रिएक्शन लें, ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। एंड बच्चों साथ में एक और पार्टिकल भी एमिट होता है जिसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, बेसिकली अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये अब और सब एटॉमिक हो गए, मतलब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से और छोटे पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जैसे मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट लेड टू डिस्कवरी ऑफ दिस, मतलब ऐसा क्या था जिससे हमें ये कंक्लूड करना पड़ा कि भाई हाँ कुछ और पार्टिकल भी आता है। ठीक है, बट पूरा रिएक्शन ये है जिसमें एक ये मतलब एंटी न्यूट्रिनो भी आएगा। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि क्या है एंटी न्यूट्रिनो की। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसको हम कहते हैं बीटा नेगेटिव। ठीक है, तो अगेन इसको मतलब हमने अलग नाम क्यों दिया बीटा नेगेटिव, जस्ट टू डिस्टिंग्विश द फैक्ट कि ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से आ रहा है। ठीक है ना, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है वो तो बाहर ही होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से आ रहा है। ठीक है, जो बच्चों दूसरा रिएक्शन होता है वो होता है ये, जहां पे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और अब ये साथ में एक और पार्टिकल देता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। तो जैसा कि नाम से लग रहा है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो की कुछ प्रॉपर्टीज ऑपोजिट होती होंगी ना, तभी नाम ऐसा दिया न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। बच्चों ये ना याद रखना है कि किस में न्यूट्रिनो रिलीज होता है और किस में एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है। ठीक है, तो ये अब देखो कैसे याद रखोगे। एक तरीका तो ये है याद रखने का कि जहां राइट साइड पे न्यूट्रॉन है वही न्यूट्रिनो है। ठीक है ना, जहां न्यूट्रॉन नहीं है वहीं एंटी न्यूट्रिनो है। राइट, दूसरा तरीका ये भी हो सकता था याद रखने का कि जहां नीचे ये माइनस साइन आ रहा है, बाहर आ रहा है, वहां उसके ऊपर बाहर आ रहा है। ठीक है, बट ये याद रखना। तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, जिसको हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं।
ठीक है बच्चों, वंस अगेन मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ बच्चों, जो गलती होती है वो हम ना उसको इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले हैं उनके साथ मिक्स कर देते हैं। प्लीज रिमेंबर, ये जो है सारा कुछ न्यूक्लियस के अंदर से आ रहा है। क्लियर? अब बच्चों ये जो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, ये भी मासलेस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आप मतलब आप समझ रहे होंगे कि अब ये जो नई फिजिक्स है वो ऐसी बात कर लेती है मासलेस पार्टिकल्स की, राइट? उससे पहले तो मीनिंग ही नहीं होता था कुछ। ठीक है, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि ये क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज इनकी भी तकरीबन वही है सारी जो फोटोन वाली है। जो डिफरेंस है, व्हाई वी कॉल देम न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, दैट इज कि दे हैव ऑपोजिट स्पिन। जो आप क्वांटम में करते हो ना, स्पिन क्वांटम नंबर, तो इन दोनों के अलग अलग होते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ। क्लियर बच्चों? तो बच्चों इन तीनों की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अल्फा बीटा गामा की, ये आपके मॉड्यूल में ना टेबल बन के पूरी कंपेयर हुई हुई है। ठीक है, अभी हम उस पर आ रहे हैं, वो आपने जरूर याद रखनी है, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है इन पार्टिकल्स पे। ठीक है, मैं बच्चों एक बार आपको वो दिखाता हूँ, बात समझाता हूँ कि जो हम कह रहे थे ना कि ये डिस्कवरी कैसे हुई इनकी। इससे बच्चों क्या होता है, एक मिनट के लिए हम मान लें कि कोई एलिमेंट एक्स है जिसका अल्फा डिके होता है, हमने डिस्कवर कर लिया बस हम मैकेनिज्म। ठीक है, अगर उसका हर बार सेम टाइप का अल्फा डिके, मतलब अगर एक्स का अल्फा डिके ही हो रहा है हर बार, ठीक है, तो वही सेम मास डिफेक्ट आएगा। वही मास डिफेक्ट आएगा तो अल्फा पार्टिकल के पास वही एनर्जी आएगी। ठीक है, और अगर वही एनर्जी आएगी विच मीन्स कि वो उसी स्पीड से मूव कर रहा होगा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो हम बच्चों क्या करते हैं, एक मिनट के लिए जस्ट इमेजिन कि आपने कोई एक्स लिया और उससे आपने कुछ मैकेनिज्म बना दिया कि उससे मतलब जो एमिट हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, वो आपने ऐसे आगे एक, मतलब ऐसे राइट की तरफ जा रहे हैं और आपने आगे बच्चों ये एक रीजन बना दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। अब अल्फा पार्टिकल के साथ क्या होना चाहिए, सर्कल में मूव करना चाहिए। किधर को बनेगा सर्कल? रुको मैं इसको थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ। तो अल्फा पार्टिकल की अगर v फिक्स्ड है तो वो एक फिक्स रेडियस का सर्कल बनाएगा। तो इट शुड हैव मूव्ड लेट्स से लाइक दिस, और उसको अगर मैंने यहाँ पे एक कोई रेड स्लॉट बनाया हुआ है, उसको यहीं से बाहर निकलना चाहिए। क्या ये मानते हो? लेकिन ऑब्जर्व ये किया गया, ठीक है, कि जो अल्फा पार्टिकल निकले वो, ये मानते हो कि अगर एक टाइप का रिएक्शन है तो फिर हमेशा एक टाइप का अल्फा पार्टिकल होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्व किया गया कि जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं वो सारे डिफरेंट पॉसिबल रेडियाई के निकल रहे हैं, लाइक दिस। एंड मतलब सारे, मतलब पूरा कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब मैं कंटिन्यूअस वर्ड को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ,
अगर तो हम ये कहते हैं कि नहीं यार एक नहीं, कोई 2-3 टाइप के रेडियस बन रहे थे, तो हम क्या कह देते कि मान लो एक की जगह मैं कहता कि एक ही और फिक्स टाइप का रेडियस बन रहा था, तो हम क्या कहते कि यार एक और पार्टिकल निकल रहा है, उस पार्टिकल का भी एक फिक्स्ड मास है, तो जब हम एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम लगाएंगे तो उसकी भी एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा पार्टिकल की दूसरी फिक्स्ड वैल्यू आ गई। ठीक है ना, बात समझते हो? लेकिन देखा गया कि भाई हर रेंज में आ रहे हैं। अगर हर रेंज में आ रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि भाई क्या पार्टिकल हर मास का निकल रहा है, मतलब अलग अलग मासेस के पार्टिकल निकल रहे हैं? वो पॉसिबल नहीं था। तो ये सारी बात इसी से जस्टिफाई हुई कि जो ये कंटिन्यूअस वेरिएशन आ रही है, ये तभी पॉसिबल है कि अगर कोई ऐसा पार्टिकल निकल रहा है जिसका मास तो है ही नहीं बट मोमेंटम है। तो क्योंकि मोमेंटम जो h/λ है वो तो हर वैल्यू ले सकता था, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरी एनर्जी बची उसकी भी हर वैल्यू पॉसिबल हो गई, तो उसके करस्पॉन्डिंग सारे अलग अलग रेडियस बन गए। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है, बिल्कुल ऐसा कुछ ये इसमें भी हो रहा है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो वाली चीज में भी, कि यहाँ पर भी ये देखा गया कि अगर एक ही टाइप का रिएक्शन होता तो फिर तो जो इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है उनका एक ही टाइप का रेडियस बनना चाहिए था, लेकिन ऑब्जर्व क्या किया गया, सारे अलग अलग टाइप के रेडियस बन रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? फिर से अगर कोई और पार्टिकल है जो सारी एनर्जी को ले रहा है। ठीक है, तो बच्चों फिर से आपको मतलब और कोई प्रॉपर्टी नहीं पता होनी चाहिए न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो की। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि मासलेस पार्टिकल्स हैं, सारी फोटॉन्स वाली प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट फॉर वन जो है स्पिन वाली। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? ठीक है, ऑनलाइन ये बात क्लियर है? एक बार ही बच्चों मैं ना मॉड्यूल से आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन में ना वो ऐसे मतलब प्रॉपर्टीज की फॉर्म में दे देते हैं, जिससे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा पार्टिकल निकला। ठीक है, तो एक बार इसको ओवरव्यू देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो सबको क्लियर ही है कि अल्फा क्या होता है और बीटा क्या है, गामा क्या है। ये गामा में आखिरी पॉइंट देखो कि ये क्या लिखा है, मास h/c², ये कैसे निकाला गया? यहाँ पे हमने E को hc/λ लिख दिया और साथ में उसको mc² भी लिख दिया, तो उसकी बेसिस पे हमने मास लिखा। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि इनकी वेलोसिटी की क्या रेंज है। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं याद रखनी, बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि गामा रेस तो फोटोन ही थे, तो उनकी स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट वाली ही होगी। ठीक है, ये आई थिंक ये गलत लिखा हुआ है ना टेबल में, ये अल्फा वाला लेफ्ट पे आना था, शिफ्ट हो गया है। और बीटा रेज आप देख सकते हो कि काफी क्लोज टू वेलोसिटी ऑफ लाइट तक भी ये होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आयनाइजिंग पावर। यहाँ भी कुछ मिक्स मैच लग रहा है मुझे। ये बीच वाला कुछ मिक्स लग रहा है ना, देयर आयनाइजिंग पावर इज लेस देन अल्फा पार्टिकल्स एंड मोर देन गामा रेज, ये वाली शेड लाइन जो है ये इधर आएगी। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस कुछ समझ सकते हो? मतलब
ये आयनाइजिंग पावर ऐसा क्यों होगा कि अल्फा की सबसे ज्यादा है, फिर बीटा की है, फिर गामा की है? चार्ज से क्या फर्क पड़ेगा? हम्म आयनाइजिंग पावर का मतलब क्या हुआ? मतलब मतलब एबिलिटी की, किसी और एटम में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने की एबिलिटी, राइट? तो वो अल्फा की सबसे ज्यादा क्यों है कंपेयर टू बीटा एंड गामा? सोचो। हम्म तो क्या होगा उससे? तो एक्चुअली क्या, मास ज्यादा है तो वो इजीली कोलाइड करके नॉकआउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, या तो सिंपल टक्कर वाला काम हो रहा है। ठीक है। गामा रेज में क्या प्रॉब्लम है? फोटोन जैसा बिहेवियर है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते, मतलब वो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है एब्जॉर्ब हो पाने की। तो ये रीजन। ठीक है। हम्म क्या कह रहे हो? कम है हाँ, लेकिन मास बहुत ज्यादा है ना। आप ये देखो, इसका मास कितना ज्यादा हो गया कंपेयर टू बीटा, एकदम से। तो मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया ना अल्फा रेस का। कोलिजन में तो मोमेंटम का रोल आता है ना। ठीक है। नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन पावर, कि ये कितना किसी में मटेरियल के अंदर ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो अल्फा का सबसे कम है, बीटा का ज्यादा है, गामा का सबसे ज्यादा। पेनिट्रेटिंग पावर आप समझ सकते हो सीधा सीधा किससे लिंक्ड है, स्पीड से। जितनी ज्यादा स्पीड है उतना ज्यादा वो पेनिट्रेट कर जाएगा। हाँ मतलब दोनों ही फैक्टर आएंगे ऑफ कोर्स, साइज भी। रेंज, रेंज का क्या मतलब है बच्चों? उसके बाद क्या होगा फिर? थोड़ा क्लियरली नहीं लिखा हुआ इन्होंने। रेंज दो तरीके से हो सकती है ना, एकदम सिंपल जैसे प्रोजेक्टाइल की रेंज की बात करते थे कि आपने फायर किया तो कितनी आगे तक जाएगा। तो वो तो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा? तो स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो उससे उससे बन रहा है स्पीड वाला, बन रहा है। सबसे आगे वो है, फिर ये, फिर ये, है ना। एक ये है कि हम इस तरह बात करें कि मतलब जा रहा है तो कितनी चांसेस हैं कि वो किसी और से कोलाइड कर जाए या किसी और में एब्जॉर्ब हो जाए। पर वो तो फिर बहुत डिपेंड करेगा कि मीडियम क्या है, सीधा तो हम बात नहीं कर सकते। हाँ एयर लिखा हुआ। ठीक है, तो आप तो आसान है, सीधा स्पीड के साथ रिलेट करके याद रख सकते हो। स्पेक्ट्रम, जैसे मैं आपको समझा रहा था कि अल्फा का तो कुछ फिक्स ही रेस बनेगी अगर सिर्फ अल्फा निकलना होता। ठीक है। बीटा में सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। ठीक है, अलग अलग स्पीड्स के होते हैं, तो इसका कंटिन्यूस है। उनका गामा का क्यों लिखा है कि लाइन स्पेक्ट्रम ही है? न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट्स कुछ फिक्स्ड ही हैं। तो न्यूक्लियस अगर कुछ फिक्स एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट करेगा तो क्या होगा? तो कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज ही आएंगी। तो एक बात बच्चों समझो, जो गामा रे थी वो अल्फा के साथ ही आ रही है। ठीक है। तो
एक थोड़ा सा जो मैंने आपको समझाया था उसमें मिसमैच हो गया। गामा रेज जो है उनकी फिक्स एनर्जीज हैं, इसका क्या मतलब है? अगर गामा रेज की फिक्स एनर्जीज हैं तो अल्फा की भी फिक्स एनर्जीज ही होंगी, मानते हो? टोटल क्यू फिक्स्ड है, अगर उस क्यू में से गामा रेज की कुछ फिक्स एनर्जीज हैं तो अल्फा रेज की एनर्जीज भी फिक्स्ड होंगी। तो इसका मतलब दोनों के स्पेक्ट्रम एक तरह से कुछ पर्टिकुलर लाइंस ही आएंगी, ठीक है। और जो अगला केस था जो ये बीटा रेज और न्यूट्रिनो एंटीनो न्यूट्रल वाला केस था, वहां पे पूरी वैरायटी हो सकती है, ठीक है। इसको मैं लिखवा दूंगा आपको अभी। तो वहां पे कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, न्यूट्रिनो कोई मर्जी एनर्जी ले सकता है। अगर न्यूट्रिनो कोई मर्जी एनर्जी ले सकता है तो इसका मतलब बीटा रेज भी कोई मर्जी एनर्जी ले सकती है। बात समझ आई? अल्फा पार्टिकल की स्पीड वेरी करती है, लेकिन वो स्टिल कुछ फिक्स वैल्यू ही ले सकती है। रीजन बीइंग क्योंकि जो उसके करस्पॉन्डिंग गामा पार्टिकल है वो भी कुछ फिक्स एनर्जीज वाला ही हो सकता है। लेकिन जो बीटा पार्टिकल के साथ न्यूट्रिनो निकल रहा है उसकी कोई फिक्स एनर्जी नहीं है, तो उस कारण से बीटा की भी कोई फिक्स एनर्जी नहीं है, तो उसकी पूरी कंटिन्यूअस रेंज। अल्फा की डिस्क्रीट रेंज है, बीटा की कंटिन्यूअस रेंज है। समझ रहे हो? ठीक है। तो इसलिए हमने अल्फा और गामा में लाइन स्पेक्ट्रम लिखा है, यहाँ पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम लिखा है, ठीक है। इसको भी वहां पे भी हम और क्लियरली दोनों फिगर बना के लिख देंगे। नेक्स्ट आता है इंटरेक्शन विद मैटर। अल्फा पार्टिकल के कोलिजन होंगे तो हीट प्रोड्यूस होएगी, बीटा के भी कोलिजन होंगे तो हीट प्रोड्यूस होती है। गामा कुछ और फिनोमेना भी करता है, जैसे वो तो फोटोन ही है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट कुछ होता है, और ऐसे ही ये जो लिखा है अगला पेयर प्रोडक्शन ये भी कुछ होता है। कॉम्पटन इफेक्ट तो आपको भी समझ आ जाएगा, हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आएगा एक जगह, ठीक है जी। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल तो चार्ज्ड है तो डिफ्लेक्ट होगा। ये बताओ ऐसा क्यों लिखा है कि अल्फा में स्मॉल डिफ्लेक्शन बीटा में लार्ज डिफ्लेक्शन? देखो मैथमेटिकली निकाल सकते हो। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? ये कितने एंगल से बेंड कर गया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजा तो कितने एंगल से बेंड करेगा, मैग्नेटिक में भेजा तो कितने एंगल से बेंड करेगा? सोचो एक बार। मतलब फॉर सेम ई क्या हम कुछ कह सकते हैं कि अल्फा की कम डिफ्लेक्शन होगी और बीटा की ज्यादा होगी? चलो पहले मैग्नेटिक फील्ड में बात करते हैं। अगर हम ऐसी सिचुएशन सोचें, सेम बी मतलब ये एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे अल्फा भी जा रहा है और बीटा भी जा रहा है, क्या कह सकते हैं? रेडियस किसका बड़ा होगा? आर इज एम वी बाई क्यू बी। और मोमेंटम तो अल्फा का ज्यादा होगा, हाँ ठीक है ना। अल्फा का मोमेंटम ज्यादा मतलब रेडियस ज्यादा, तो अल्फा कैसा पाथ बनाएगा? अल्फा बड़े रेडियस वाला पाथ बनाएगा, और बीटा का रेडियस छोटा है तो बीटा जल्दी बेंड होगा। तो ये बात कर रहे हैं, अंडरस्टूड। बाकी गामा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, ये क्लास कुछ फैक्चुअल है, इसकी हम रीजनिंग में नहीं जाएंगे कि अल्फा में ऐसा होता है,
बीटा में भी होता है और इनफैक्ट तीनों में ही हो रहा है। केमिस्ट्री में आता है कुछ ऐसा फिनोमेना, फ्लोरोसेंस या कुछ? क्या मीनिंग क्या होता है उसका, फ्लोरोसेंस का? लाइट से रिलेटेड है? मतलब जैसे मतलब मैं इस तरह सोच रहा था कि ऐसा ऊपर क्या चीज है जो तीनों ही कर रहे हैं। बहुत मतलब वाइल्ड गैस, ये तीनों में ही आ रहा है ना फिनोमेना। तो ऐसा क्या फिनोमेना जो तीनों कर रहे हैं, दैट इज आयनाइजिंग। तो क्या, आई एम नॉट श्योर, बट क्या ऐसा कुछ होता है क्या कि भाई जैसे आप कह रहे हो कुछ कि यहाँ पे कुछ एक्साइट हो रहा है, तीनों ने मान लो इसको एक्साइट किया, फिर जब वो डी एक्साइट हो रहे हैं तो वो रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं। कम ज्यादा हो सकता है बट एक्साइट तो तीनों ही कर रहे हैं ना। मे बी ऐसा हो, या तो देख लेना या कुछ, ठीक है, आई एम नॉट श्योर। ये बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, प्लीज गो थ्रू दीज प्रॉपर्टीज वंस अगेन। एक वो लिख लेते हैं बच्चों लाइन, इसको क्लियर कर लेते हैं कि अगर अल्फा है तो कैसा आएगा। अगर तो आप बना चुके हो तो आप अल्फा की जगह उसको गामा लिख दो। गामा नहीं, सॉरी, बीटा। beta plus हम्म beta plus हाँ, मैं खैर दोनों के लिए कह रहा हूँ, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो तो नहीं। field की डायरेक्शन दी क्या कह रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हाँ, ये बीटा प्लस के हिसाब से हो जाएगा वैसे। हाँ सेम होता है, न्यूट्रिनो।
नहीं, जैसे ये वाला स्पेक्ट्रम मिला तो ये समझ आया कि एनर्जी कुछ फिक्स लेवल्स पे जा रही है, तो उससे ये समझ आ गया कि भाई न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट्स हैं ना। यहाँ पे कंटिन्यूस मिल गया सारा कुछ। राइट बच्चों, आगे समझ। चलो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बच्चों दीज थ्री पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो स्पॉन्टेनियस वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। अब बच्चों एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, विच इज मतलब जो मैथमेटिकल है, वो फर्स्ट लॉ जो होता है रिएक्टिव डिके का, जो स्टैटिस्टिकल लॉ है, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आप पढ़ते हो वो वाली चीज। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ आपको। अभी आज के लिए मतलब अभी काफी कुछ है आपको जो करना है, इन द सेंस क्वेश्चंस की वैरायटी ऑलमोस्ट सेम है, हर जगह वही मास इफेक्ट और वही सारा कुछ आना है। ठीक है, आप ये समझ रहे होगे कि जो भी हम लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ रहे हैं वो मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट ही है ना। ये सब चीजें बस पता होनी चाहिए कि क्या है। मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा वो बस इसमें यही आ सकता है कि मतलब वही या तो चार्ज बैलेंस और वो सब, मतलब आ गया पार्टिकल आइडेंटिफाई करने वाला, इक्वेशंस बैलेंसिंग वाला, पार्टिकल आइडेंटिफाई करने वाला, या ये कि किसके साथ क्या एमिट होगा। ठीक है, ये ना जनरली मतलब इसमें मतलब बहुत चीजें जो आप नहीं बता सकते, इसलिए बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं आता। थिंग्स लाइक कि हम ये तो कह रहे हैं कि अल्फा के साथ गामा की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, बट क्या ऐसा हो सकता है कि किसी रिएक्शन में मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों ही निकल रहे हैं? इट इज पॉसिबल, देयर इज नथिंग व्हिच सेज कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इट इज जस्ट कि हमने जिस तरह से डिस्कवर किया और हम जैसे लिख रहे हैं, है ना। ऐसा हो ही सकता है ना कि अल्फा भी निकले और साथ में न्यूक्लियस के अंदर ये वाला रिएक्शन भी हो जाए तो बीटा भी निकल जाए साथ में। तो ऐसा कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा, आपको तो डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, अब आपने बच्चों होमवर्क में मतलब आई थिंक आप लास्ट पार्ट को छोड़ के ये एल पार्ट छोड़ के बच्चों बाकी सब में 0 1 सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है, क्या 3 भी करनी है? वो सुना। अच्छा बच्चों एक ये देख लो, ये ना जब आप क्वेश्चंस करोगे एक डाउट आएगा आपके माइंड में, जैसे ये जो लिखा है ना, जैसे एक्स ब्रैकेट में एन फिर अल्फा लिथियम। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर नोटेशन होती है। इसका मीनिंग ये होता है कि एक्स के अंदर एन गया, ये इस तरह होता है इसका मीनिंग, देखो दिस मीन्स एक्स प्लस एन गिव्स लिथियम प्लस अल्फा। समझ गए? लिखते ऐसे हैं बट एन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आता है, अल्फा जो है वो राइट हैंड साइड आता
Clear to all? N is neutron. क्या कह रहे हो? ये बस ऐसे हो गया ना, देखो न्यूट्रॉन तो 0 1 है, लिथियम 3 7 है, अल्फा 2 4 है, तो इसके हिसाब से x क्या हो गया, नीचे नंबर क्या आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, हाँ? अच्छा 3 है, तो ये नीचे 5 आ जाएगा और ऊपर, ठीक है ना, तो ये डी आंसर आ जाएगा। अच्छा एक कुछ ना शायद 2-3 क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि जो कुछ एनर्जीज की वैल्यूज दी नहीं हुई, बाइंडिंग एनर्जी या कोई मासेस की, वो उसके ऊपर वाले या उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं फर्क हो, बट ये आपको गिवन होंगे नॉर्मल हमेशा, ठीक है बच्चों, चलो फिर ओके देन, बाय।